बच्चों, मैं गोविंद अपने चैनल साइंस डायरी के साथ। पिछली क्लास में हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण का पूरा चैप्टर कवर कर लिया था, ठीक है। और आखिरी चैप्टर हमारा संक्षारण और विक्रगणिता जो कि कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो हम कुछ और अगली क्लास में पढ़ेंगे जब हमारे पास किताब आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे चैनल को सपोर्ट करना। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में कुछ थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो अम्ल, क्षारक और लवण के इंट्रोडक्शन में हमें देखना है कि क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा अम्ल व क्षारक के गुणधर्म, ठीक है। तो अम्ल क्षारक के गुणधर्म क्या क्या हो जाएंगे वो हमें पढ़ना है। इसके सूचक पढ़ना है, किस प्रकार से हम अम्ल, क्षारक और लवण को अलग अलग प्रकार से मतलब बता सकते हैं, ठीक है। वो उसके 3 प्रकार हैं। फिर उसके बाद में अम्ल व क्षारक की धातु के साथ में अभिक्रिया पढ़नी है। फिर अम्ल और क्षारक की दोनों की आपस में अभिक्रिया करने पर हमें क्या मिलता है वो पढ़ना है। उसके बाद में अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया पढ़नी है, और क्षारक जो है धातु ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया हमें पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद में अम्ल और क्षारक में क्या क्या समानताएं हैं वो हमें पढ़ना है। उसके बाद में प्रबलता और निर्बलता, मतलब अम्ल किस प्रकार से प्रबल होता है और निर्बल किस प्रकार से, कौन कौन से अम्ल प्रबल होते हैं और कौन से अम्ल निर्बल होता है, ठीक है। इसी प्रकार से क्षारक में भी हमें प्रबलता और निर्बलता दोनों पढ़ना है। उसके बाद में हमें दैनिक जीवन में पीएच का महत्व पढ़ना है। पीएच क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद में हमारा आखिरी टॉपिक रहेगा लवण परिवार। लवण के परिवार के अंदर जिसमें लवण जो होता है NaCl जो साधारण नमक है उसको लवण बोलते हैं, ठीक है। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि अम्ल और क्षारक को दोनों को मिलाएंगे, दोनों को मिलाने के बाद हमें लवण मिलता है। तो साधारण नमक से या फिर लवण परिवार के अंदर हमें पढ़ना है NaOH, इसमें किस प्रकार से ये बनता है, इसके गुणधर्म क्या क्या हैं, ये कहाँ पर यूज होता है, ठीक है, कहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के बारे में पढ़ना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में पढ़ना है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है, और POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हमें इसके अंदर पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारा अम्ल, क्षारक और लवण का इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्शन चैप्टर, इंट्रोडक्शन ये हमारे पास में एक वीडियो है। और इसके बाद में हमें स्टार्ट करना है हमारा चैप्टर ये, ठीक है। तो साइंस अध्याय 2 10वीं क्लास। सबसे पहले हमारा टॉपिक है अम्ल, क्षारक और अम्ल क्षारक के गुणधर्म सूचक। इसके 3 प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अम्ल क्षारक के गुणधर्म, ठीक है। तो सबसे पहले अम्ल क्षारक के गुणधर्म। अम्ल के गुणधर्म क्या क्या हो सकते हैं कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। जो भी हमारे आसपास खट्टी चीज़ जो भी हमें मिलती है वो सब के सब क्या है, अम्ल होते हैं, ठीक है। दूसरा, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। देखो साइंस में जो होता है वो हर चीज़ हमें छूकर या फिर टेस्ट करके उसको नहीं बताना होता, इसलिए हम क्या करते हैं लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। ये लिटमस पेपर एक लाल और नीला कलर का होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे किस चीज़ से बनता है, ठीक है। वो ये एक सूचक होता है। तो इसके अंदर सिर्फ गुणधर्म में हम थोड़ा सा ओवरव्यू इसके अंदर देख लेते हैं कि नीले लिटमस को ये लाल कर देता है। ये लाइन इसमें याद रखना, नीले लिटमस को लाल करना ये अम्ल करता है, ठीक है। जलीय विलयन में क्या होता है, अम्ल H+ आयन देता है, ठीक है। अगला, इसकी pH जो है वो 7 से कम होती है। pH के बारे में हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ लेंगे क्या होती है। तो इसकी pH 7 से कम होती है, 0 से या फिर 1 से लेकर 7 के बीच में इसकी pH होती है। उदाहरण के लिए क्या क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, और CH3COOH मिथेनोइक इथेनोइक अम्ल, ठीक है। और अगला है सिट्रिक अम्ल। ये कुछ इसके उदाहरण हैं। देखो सांद्र और तनु अम्ल भी होते हैं। सांद्र अम्ल जो होता है वो उसमें क्या होता है, सांद्र अम्ल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है और जल की मात्रा उसमें कम होती है। जैसे हम ये इसके अंदर एग्जाम्पल ले सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं कि हमने एक चीनी का घोल बनाया है, ठीक है। अब चीनी हमने उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दी है पानी के अंदर,
1 गिलास पानी है हमारे पास में, और 1 गिलास पानी के अंदर अगर हम 1 चम्मच चीनी के डालेंगे तो उसके अंदर चीनी की मात्रा कम है और पानी की मात्रा, जल की मात्रा अधिक है, इसलिए वो तनु अम्ल है। ठीक है, तनु अम्ल क्या होता है? जिसके अंदर अम्ल की मात्रा कम है और जल की मात्रा अधिक है। हम चीनी को अम्ल ले सकते हैं यहाँ पर, कि वैसे चीनी अम्ल नहीं होती। ठीक है, हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि चीनी जो है वो अम्ल के रूप में यहाँ पर, और हमने गिलास के अंदर अम्ल डाल दिया, 1 चम्मच अम्ल हमने गिलास के अंदर डाल दिया 1 गिलास पानी के अंदर, तो उसके अंदर वो क्या है? वो तनु अम्ल हो गया। अगर हम उसके अंदर और ज़्यादा चीनी के चम्मच डालेंगे, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि एक समय के बाद चीनी उसके अंदर घुलना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो अब उसके अंदर क्या है? पानी कम रह जाएगा और चीनी अधिक हो जाएगी। तो अब उस वक्त क्या है कि अम्ल की मात्रा उसके अंदर या फिर चीनी की मात्रा उसके अंदर अधिक है और जल की मात्रा कम है। तो अब वो क्या हो गया? सांद्र घोल हो गया, सांद्र सॉल्यूशन, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि सांद्र अम्ल। तो तनु अम्ल में अम्ल की मात्रा कम और जल की मात्रा अधिक होती है। 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच चीनी। ठीक है, और सांद्र अम्ल में अम्ल की मात्रा अधिक है और जल की मात्रा कम है। ये हम ऐसे बोल सकते हैं कि 1 गिलास चीनी के अंदर 1 चम्मच पानी। ठीक है, उसके बाद में क्षारक के गुणधर्म। क्षारक क्या है? क्षारक स्वाद में खट्टे होते, स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षारक जो है स्वाद में कड़वे होते हैं। इनका जो स्वभाव होता है वो चिकना होता है। इसके अंदर उदाहरण हम ये ले सकते हैं कि जो साबुन होता है, साबुन क्षारक होता है। ठीक है, और क्षारक चिकने होते हैं। साबुन हमें देखा होगा, हम उसको साबुन को घिसते हैं तो चिकनाई हमारे हाथ में आ जाती है। ठीक है, झाग निकलते हैं। तो स्वाद में कड़वे होते हैं क्षारक, और ये क्या होते हैं? चिकने होते हैं। लिटमस के मामले में हम देखते हैं कि अम्ल जो क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, और क्षारक क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, तो क्षारक लाल लिटमस को नीला करता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है। ठीक है, क्षारक में अगला पॉइंट है जलीय विलयन में OH आयन देता है। अम्ल क्या कर रहा था? जलीय विलयन में H+ आयन दे रहा था। ठीक है, और क्षारक जलीय विलयन में OH- आयन देता है। ये हमने OH- आयन या फिर H+ आयन के बारे में 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसकी pH क्या है? 7 से अधिक होती है। pH जो पत्र होता है, pH पेपर होता है, वो 1 से लेकर 14 तक की उसकी गिनती होती है। ठीक है, और 1 से लेकर 7 तक वो अम्ल होता है और 7 से आगे वो क्षारक होता है। ठीक है, इसमें उदाहरण है NaOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये इसके क्षारक के उदाहरण हैं। क्षारक भी हमारे पास में सांद्र और तनु दो प्रकार के होते हैं। अब सेम जो हमारे पास में क्राइटेरिया इसके अंदर रहेगा, जिसके अंदर सांद्र क्षारक क्या हो जाएगा? जिसके अंदर क्षारक की मात्रा अधिक है और जल की मात्रा कम है। ठीक है, वो सांद्र क्षारक हो जाएगा। और तनु क्षारक क्या होगा? जिसके अंदर क्षारक की मात्रा कम है और जल की मात्रा अधिक है। ठीक है, ये हमारे पास में क्षारक तनु क्षारक हो जाएगा। अब क्षारक और क्षार अलग अलग होते हैं। देखो, जो भी क्षार जल के अंदर घुलनशील होता है वो क्षारक होता है। ठीक है, और जो क्षार जल के अंदर जल के अंदर घुलनशील नहीं होता उसको हम क्षारक नहीं बोलते। ठीक है, क्षार क्या होता है? जल के अंदर घुलनशील क्षारक। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, सूचक के बारे में पढ़ना है। सूचक जो हमने बताया था 3 प्रकार के सूचक होते हैं। सूचक क्या होता है? अपने रंग और गंध के माध्यम से विलयन की प्रकृति बताते हैं। मतलब ये विलयन अम्लीय विलयन है या फिर क्षारीय विलयन है। ठीक है, ये सूचक ये बताते हैं, और कि विलयन में अम्लीय है या फिर क्षारीय है, विलयन अम्लीय है या फिर क्षारीय। सूचक क्या करता है? अपने रंग और गंध के माध्यम से, ये अपने रंग और गंध के माध्यम से विलयन की प्रकृति बताता है, जो कि क्षारीय या फिर अम्लीय है। ठीक है, ये अपना रंग और गंध दोनों बदल सकते हैं, इसलिए हम सूचक का प्रयोग करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि सूचक का प्रयोग करने के लिए हमें पता है कि साइंस के अंदर जो हम हर एक चीज़ को टेस्ट या फिर छूकर उसका पता नहीं लगा सकते। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास में सूचक है प्राकृतिक सूचक। इसके 3 प्रकार होते हैं: प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक जो हमें पेड़ पौधों से या फिर प्रकृति से मिलता है। कृत्रिम सूचक जो हम लैब के अंदर
प्रयोगशाला के अंदर खुद बनाते हैं। और तीसरा है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक क्या होता है, ये अपनी गंध के माध्यम से विलयन की प्रकृति बताता है। ठीक है, प्राकृतिक सूचक में हमें लिटमस पेपर ही मिलता है, लिटमस सॉल्यूशन भी होता है, ये लिटमस विलयन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, हिंदी में ये क्या होता है, ये प्राकृतिक सूचक पौधों से प्राप्त होता है। अब ये प्राकृतिक सूचक पौधों से प्राप्त कैसे होता है कि एक फैक्ट है हमारे पास में, बुक में भी दिया हुआ ये, जो लिटमस विलयन होता है, लिटमस विलयन जो अम्लीय या फिर क्षारीय, उसके अपनी प्रकृति बताता है विलयन की। तो लिटमस जो विलयन हम लैब के अंदर बनाते हैं वो कैसे बनता है कि थैलोफाइटा एक लाइकन का समूह होता है। ठीक है, और लिटमस विलयन थैलोफाइटा समूह के लाइकन का जो समूह है उससे प्राप्त होता है। इसका रंग जो होता है वो बैंगनी होता है। ठीक है, तो लिटमस जो विलयन है उसका रंग पहले बैंगनी होता है क्योंकि वो थैलोफाइटा से हम उसको प्राप्त करते हैं, निकालते हैं। और इसके अंदर जब हम बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटोनिया और जेरेनियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ मिलाई जाती है, जिनके आधार पर यह अम्ल व क्षारक के लिए सूचक का काम करता है। ठीक है, तो ये सब मिलाने से पहले यह सिर्फ एक बैंगनी रंग का सॉल्यूशन या फिर विलयन होता है। ठीक है, और ये विलयन हम लाइकन का जो समूह है थैलोफाइटा उसके अंदर से निकालते हैं। उसके अंदर से ये बैंगनी रंग का विलयन निकालने के बाद हम इसके अंदर ये जो लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटोनिया और जेरेनियम है, इन सभी की जो फूलों की पंखुड़ियाँ हैं, रंगीन फूलों की पंखुड़ियाँ, इनको जब हम इसके अंदर मिलाते हैं तो ये सब क्या करते हैं, एक प्रकार से सूचक का काम करता है। ठीक है, और यही सूचक क्या करता है, अम्ल या फिर क्षारक विलयन को बताते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक सूचक में हमारे पास में ये सूचक पौधों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, पौधों से, थैलोफाइटा लाइकन का एक समूह है उसके अंदर से। ठीक है, इसमें प्राय लिटमस विलयन या फिर पत्तर होते हैं। इसके अंदर हम लिटमस विलयन भी ले सकते हैं और पत्तर भी ले सकते हैं। एक पत्तर होता है लिटमस पेपर, वो लाल या फिर नीला कलर का एक इतनी छोटी सी पट्टी के अंदर होता है। ठीक है, ये लैब के अंदर दिखा देंगे टीचर आपको। इसके अंदर एक दूसरा उदाहरण भी है, हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब घर के अंदर मम्मी जो है वो बर्तन को मांजती है, ठीक है, बर्तन धोती है, तो उसके ऊपर जब साबुन लगाती है, जो सब्जी के बर्तन होते हैं उसके ऊपर साबुन जब लगाते हैं तो सब्जी के अंदर हल्दी होती है, हल्दी मिली होती है। ठीक है, और जब हल्दी के ऊपर साबुन लगता है तो एक प्रकार से वो क्या करता है कि वो गुलाबी रंग के अंदर बदल जाता है। ठीक है, तो हल्दी क्या बताता है कि उसके ऊपर एक क्षारक लगा हुआ है, क्षारक लगा है। ठीक है, तो क्षारक के अंदर वो क्या करता है, अपना रंग बदल देता है। अब हल्दी क्या करता है, अब लिटमस पेपर के ऊपर हम क्या करते हैं, नीला लिटमस को लाल करता है, और क्षारक क्या करता है, लाल लिटमस को नीला बना देता है। ठीक है, और हल्दी किस प्रकार काम करती है, हल्दी क्षारक के लिए पीला रंग दर्शाती है, परंतु अम्ल के लिए कोई रंग परिवर्तन नहीं होता। आपने देखा होगी हल्दी का जो रंग होता है वो थोड़ा थोड़ा मतलब पीला ही होता है। ठीक है, और क्षारक जब उसके अंदर मिलाते हैं वो लाल कलर का या फिर गुलाबी कलर का हो जाता है। ठीक है, ये पीला नहीं होगा, यहाँ पर लाल हो जाएगा। ठीक है, तो हल्दी के अंदर जब क्षारक मिलता है तो वो लाल हो जाती है, और जब अम्ल उसके अंदर मिलाते हैं तो कोई रंग परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, दूसरा कृत्रिम सूचक, ये क्या होता है, ये सूचक रसायनों द्वारा प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं। इसके अंदर दो हमारे पास में उदाहरण हैं। इसको हम लैब के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर बनाते हैं, किसके द्वारा, रसायनों के द्वारा। ठीक है, दो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, एक तो है फिनोल्फ्थेलिन और दूसरा मिथाइल ऑरेंज। फिनोल्फ्थेलिन क्या करता है, ये पानी जैसा एक विलयन होता है। ठीक है, और जब इसके अंदर हम क्षारक को मिलाते हैं तो इसका रंग गुलाबी हो जाता है, प्योर जो गुलाबी हो जाता है, पूरी तरह से गुलाबी रंग हो जाता है जब इसके अंदर क्षारक को मिलाते हैं। लेकिन अम्ल जब इसके अंदर मिलाते हैं तो कोई रंग परिवर्तन नहीं होता। दूसरा मिथाइल ऑरेंज है, ये एक मिथाइल ऑरेंज कलर का होता है, पीला रंग का भी बोल सकते हैं या फिर ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, और अम्ल के संपर्क में आने पर नारंगी हो जाता है। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज ये क्या होता है कि पीले रंग का विलयन होता है, और जब इसके अंदर हम अम्ल को मिलाते हैं तो ऑरेंज कलर का हो जाता है, नारंगी कलर का हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इसके अंदर क्षारक मिलाएंगे तो कोई रंग परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा हमारे पास में
गंधीय सूचक। गंधीय सूचक क्या करता है, ये सूचक गंध के आधार पर विलयन की प्रकृति दर्शाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर अम्ल या फिर क्षारक मिलाएंगे तो ये अपनी गंध में परिवर्तन कर लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में उदाहरण है गंधीय सूचक का प्याज का रस। प्याज का रस, जब प्याज के रस में हम अम्ल को मिलाएंगे तो प्याज की उसके अंदर से एक तीक्ष्ण मतलब बहुत तेज़ गंध हमें आएगी, लेकिन क्षारक को मिलाएंगे तो कोई गंध नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि प्याज को जब काटते हैं तो उससे पहले हम उसको धो लेंगे तो उसके हमें आंसू नहीं आएंगे आँखों में। दूसरा है वैनिला। वैनिला के अंदर अम्ल को मिलाएंगे तो उसकी समान गंध रहेगी, लेकिन क्षारक जब मिलाएंगे तो उसकी कोई गंध हमें नहीं आएगी। ठीक है, तीसरा है लौंग का तेल। लौंग इलायची वाला है। लौंग का तेल जब हम अम्ल के अंदर मिलाएंगे तो अम्ल की उसकी एक समान गंध रहेगी, उसमें कोई गंध में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन क्षारक जब उसके अंदर मिलाएंगे तो उसकी कोई गंध नहीं आएगी हमें। ठीक है, अम्ल मिलाएंगे तो उसकी समान गंध रहेगी और क्षारक जब मिलाएंगे तो उसमें उसकी जो गंध है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अम्ल क्षारक के गुणधर्म और जो सूचक है 3 प्रकार के हमें वो पढ़े हैं। ठीक है, क्या क्या है कि अम्ल क्षारक के गुणधर्म सूचक 3 प्रकार से। अगली क्लास में हमें पढ़ना है अम्ल व क्षारक की धातुओं के साथ में अभिक्रिया। ठीक है, तो ये सब पढ़ लेना। इसके अगर नोट्स बनाना चाहो तो इसके अंदर जो मैंने दिखाया है ये साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहना आप लोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।